अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाज़रीन, हमने आपको साइट लिमिटेड के हवाले से अपनी गुज़श्ता एक शो में बताया था कि साइट लिमिटेड के ऑफिस के सामने किस तरह से तजावुज़ात कायम की जा रही हैं और फ्लाईओवर के नीचे वो तजावुज़ात कायम थी। हमारी रिपोर्ट चलने के बाद गो के थोड़ा सा उसका असर हुआ, लेकिन ज़्यादा असर नहीं हुआ और वो तजावुज़ात का सिलसिला जो है वो जारी रहा। ताज़ा तरीन वहाँ की इतलात ये थी कि कुछ तजावुज़ात की जो रफ्तार है उसमें कुछ कमी देखने में आई, लेकिन उसके साथ साथ हम एक और जो बड़ी अहम खबर जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि साइट लिमिटेड के तहत लाड़काना का इंडस्ट्रियल जोन बनाने का ऐलान किया गया था 2 साल पहले, और इस पर्पज़ के लिए 500 एकड़ अराजी पर 2 ब्लॉक्स बनाए गए थे और वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को कायम होना था। लेकिन वो क्या हुआ कि 2 साल गुजरने के बावजूद भी अब तक वहाँ कोई भी कंक्रीट काम नहीं हो सका, कोई सॉलिड काम नहीं हो सका वहाँ पर। इसके लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए की जो एडीपी ग्रांट है वो भी जारी हो गई, और इस दौरान ये हुआ कि जिस ब्लॉक में पहले काम करने का फैसला हुआ था उसमें काम नहीं कराया गया, बल्कि दूसरे ब्लॉक में वो काम करा दिया गया और वहाँ पर कुछ तामीराती काम भी हुआ। और उस ब्लॉक का इफ्तिताह भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो के हाथों करा दिया गया, और बज़ाहिर उन्हें ये बताया गया या उन्हें ऐसी प्रेजेंटेशन दी गई कि ये जो इंडस्ट्रियल जोन है वो बिल्कुल तैयार है और वहाँ पर सनतकारों की सहूलत के लिए बहुत कुछ कर दिया गया है, और बस वहाँ इंडस्ट्री अब फ़ौरन ही लगना चाहती है और वहाँ पे जो है वो बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो सका। वहाँ के जो सनतकार हैं उन्हें भी ये उम्मीद थी कि ये जोन खुशाइंद उन्होंने करार दिया इस जोन के क़याम को, इंडस्ट्रियल जोन के क़याम को, लेकिन उनकी भी जो उम्मीदें हैं वो अब तक उम्मीदें ही हैं और उस पर कोई कंक्रीट जो है वो कोई काम अभी तक नहीं हो सका। हमारे ज़राए ने बताया कि इससे पहले जब ये अनाउंसमेंट हुई थी इसकी, तो बिलावल भुट्टो साहब ने वहाँ पर फ्री में प्लॉट्स देने का भी ऐलान किया था, जो कि ऑन रिकॉर्ड भी है, कुछ जगहों पे वो पब्लिश भी हुआ था। लेकिन उसके बावजूद साइट ने पहले फ़ी प्लॉट 70 लाख रुपए प्रीमियम रखा। उसके बाद जब थोड़ा उस पर शोर शराबा हुआ, थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, तो उसके बाद फिर 10 लाख रुपए प्रीमियम जो है वो उन्होंने उसका फिर वो रख दिया। उसके बाद क्या हुआ कि फिर दरख्वास्त के साथ 1,02,000 रुपए का चालान मांगा गया और पे ऑर्डर की सूरत में वो भी लिया गया दरख्वास्त दहंदगान से। और फिर ये पता चला कि जनाब जो दरख्वास्तें हैं वो 475 दरख्वास्तें जमा हो गई हैं साइट के पास, और फिर 475 दरख्वास्तों की बात हुई। उसके बाद ये जब बात बाहर आई, लेकिन जो एमडी साइट हैं उन्होंने मिनिस्टर साहब को जो ब्रीफिंग दी उसमें उन्होंने बताया कि जी 252 दरख्वास्तें हैं। तो 252 दरख्वास्तें और फिर 475 दरख्वास्तें, ये दो ऐसे फिगर्स हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। चलेंगे 2-4 का फ़र्क हो तो शायद इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस बात को नोट ना करें, लेकिन जब इतना बड़ा फ़र्क है, ऑलमोस्ट डबल के करीब का फ़र्क है, 475 कहाँ और वो कह रहे हैं 252 दरख्वास्तें हैं, और ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि 475 दरख्वास्तें वसूल हो चुकी हैं। तो इसमें जो गैप है, असल में इसमें क्या होने वाला था, ये गैप क्यों था, ये जो एक्स्ट्रा नंबर्स हैं इसका क्या होना था, और इस हवाले से क्या मुबैना तौर पर करप्शन का एक और दरवाज़ा खुल रहा था। फिर क्या हुआ कि प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा था, और उसके बाद फिर रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए फिर काम शुरू हुआ, और साइट लिमिटेड का जो एक हल्का है, जो एक ग्रुप है मुबैना तौर पर जो करप्शन में भी इन्वॉल्व है और बताया जाता है, उसने अपनी कार्रवाई दिखाना शुरू कर दी। और फिर लाड़काना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक ख़त लिख दिया गया। जब लाड़काना चैम्बर की तरफ से एक ख़त लिखा गया जो कि मिनिस्टर को लिखा गया, तो उसके बाद ये सारा जो इशू है ये सामने आया। लाड़काना चैम्बर के ख़त लिखने के बाद इस पर ज़्यादा तवज्जो दी गई और फिर इस पर मुख्तलिफ लोगों ने बातें करना शुरू कर दी और इस पर बातचीत सिलसिला शुरू हुआ। और लाड़काना चैम्बर के एक वफद ने मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ जनाब इकरामुल्लाह धारेजो साहब से भी मुलाकात की और उनको भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हम इसी पर बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है लाड़काना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट जनाब बशीर अहमद परियल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब। वालेकुम सलाम। बशीर साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बशीर साहब ये बताइए कि आपने जो ख़त लिखा था मिनिस्टर साहब को, उसमें क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे आपके और किन चीज़ों की आपने निशानदही की थी? शुक्रिया आपका लाइन पे लेने का। अच्छा, गुजारिश ये थी कि
ये जो मीटिंग हुई थी हमारी इसमें इनके साथ अक्टूबर में एमडी साहब के साथ, तो उन्होंने कहा कि हम अभी लॉन्च करना चाहते हैं, इसको इनिशिएट करना चाहते हैं, जो लारकाना के जो इंडस्ट्रियल स्टेट जो हमने अनाउंस किया है बिलावल भुट्टो साहब ने, तो उन्होंने कहा कि हम अभी नवंबर में इसको हम अभी इसके फॉर्म की इशू की हम डेट अनाउंस कर रहे हैं। तो 8 नवंबर को उन्होंने अनाउंस किया था कि भाई आप साइट ऑफिस से फॉर्म आप लें, उन्होंने एडवर्टाइज दी थी अखबार न्यूज़पेपर्स में। अच्छा, उसमें इन्होंने लारकाना चैम्बर को उसकी एनओसी उसमें बाइंड थी कि जो भी अपना बिजनेस कम्युनिटी जो इंडस्ट्रियल उसमें प्लॉट के लिए अप्लाई करेगा तो वो बाइंडिंग होगी एनओसी के साथ। लेकिन अब एनओसी जैसे हुई तो कुछ हल्के उन्होंने अप्रोच की सब के भाई लारकाना चैम्बर को कि भाई आप हमें एनओसी दें। लेकिन ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम साइट लिमिटेड की तरफ से इनिशिएट किया गया था, क्योंकि लारकाना में कोई इंडस्ट्रियल रिजीम कोई नहीं थी, तो एक लॉन्ग अरसे में एक पहली मरतबा अनाउंस हुआ था ये। तो हमने अपने जो लारकाना डिस्ट्रिक्ट है, कंबर शदात डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों को हम सर्व करते हैं लारकाना चैम्बर, क्योंकि कंबर शदात में चैम्बर नहीं है कोई, तो हमने उन्हीं को एनओसी करे। तो मीनवाइल 27 नवंबर को फिर नई एक उसमें ऐड आई, उसमें न्यूज़पेपर ऑप्शनल है ये एनओसी के, जो चैम्बर की लेना चाहे तो ठीक है, न हो तो फिर कोई मसला नहीं है। ये इन्होंने 27 नवंबर को एक अनाउंसमेंट की। उसमें कुछ लोग आउटसाइड से उन्होंने भी अप्लाई शुरू किया, जिसका हमें कोई पता नहीं चला। तो मीनवाइल हमने इनको कहा कि भाई फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट हो रहा है ये इंडस्ट्रियल का जो प्रोसेस है, तो इसको डेट बना दे। लोगों को भी प्रॉपर चीजों डॉक्यूमेंटेशन का आइडिया नहीं है, तो उन्होंने फिर 10 दिसंबर का डेट एक्सटेंड की। तो उस वक्त भी इनके पास एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं आई थी, तो हमने फिर उनको रिक्वेस्ट की थी कि 31 दिसंबर तक इसको एक्सटेंड करें। तो ये लास्ट थी, ड्यू डेट थी जिसको कंप्लीट होना था। अच्छा, ये कंप्लीट होने के बाद तो हम वेट कर रहे थे कि अभी इसकी स्क्रूटनी होगी, तो फिर बैलेटिंग के लिए जो प्रोसेस था वो होना चाहिए। 31 नवंबर को हमारी मीटिंग हुई मिनिस्टर साहब से मिनिस्टर ऑफिस में। वहाँ हमें एमडी साहब, सेक्रेटरी इंडस्ट्री और अपना डायरेक्टर फाइनेंस था और लारकाना चैम्बर का वफद डेलीगेशन उनके साथ बैठे। तो उधर हमें ब्रीफ दी गई कि हमें 250 एप्लीकेशन रिसीव हुई है, और जो उसमें से अब उन्होंने कहा आफ्टर स्क्रूटनी शॉर्ट लिस्ट जो होंगी एक्सपेक्टेड थी कि 200 के ऑलमोस्ट करीब हो जाएंगे। हमें फिर वो प्रेस रिलीज भी निकली, क्योंकि 94 प्लॉट इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं और पर एकड़ एक प्लॉट है ना, और 20 उसमें कमर्शियल प्लॉट्स हैं जी। तो अभी तो इनिशियल ये इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की ये बैलेटिंग होनी है। मीनवाइल हमें इसमें एक अनाउंसमेंट हुई थी कि अपना बैलेटिंग हो रही है, लेकिन उसमें सीएम साहब लारकाना में आए थे तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। अच्छा, फिर दोबारा हमें इंटीमेट किया था कि 28 मार्च को ये अपना बैलेटिंग होनी है। ऐसे ही हमारे एमडी साहब से बात हुई तो उन्होंने हमें कहा, मैंने उनसे पूछा कि कितने प्लॉट की बैलेटिंग हो रही है, तो वहीं उन्होंने वहाँ जो स्टाफ था जो कंसर्न उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि 475 ऑलमोस्ट नियरेस्ट। अच्छा, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर आपने जो मीटिंग हुई थी तो 250 एप्लीकेशन की बात हुई थी, तो ये कहाँ से आ गए? तो उन्होंने कहा कि वेट मैं चेक करता हूँ क्या है। तो फिर उन्होंने फिर मुझे फोन किया कि समथिंग दे फील रॉन्ग, तो मैं इनको चेक कराता हूँ, आप वेट भी कर रहे हैं। तो फिर मैंने इनको 25 तारीख को लेटर लिखा कि आपसे टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई थी, तो इस तरह से बात हुई थी मिनिस्टर साहब की मीटिंग में
और अभी इस वक्त 475 कहाँ से आ गए। सही। तो अब उन्होंने फिर कहा कि मैं इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा हूँ। तो फिर मैंने इनको लेटर लिखा कि आप काइंडली इसको चेक कराएं, इंक्वायरी कंडक्ट करें और इस 28 मार्च की इसको बैलेटिंग को आप पोस्टपोन करें। सही। तो उसके बाद ये अभी इंक्वायरी कंडक्ट हुई है और वो अपना बैलेटिंग पोस्टपोन हो गई। मीनवाइल मुझे मिनिस्टर साहब का भी फोन आ गया। तो उन्होंने कहा कि आपने हमें अच्छा आपने काम किया है, आपको अप्रिशिएट करते हैं। मैंने भी इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है। तो अगर ये गलत हो जाता तो फिर ये बड़ा ब्लेंडर हो जाता। तो इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें, हम आपके साथ हैं। तो अभी वो जो हमें पता चला दोस्तों से कि उनसे पूछ हो रहे कि भाई जिस ऑर्डर भेजे हैं जी, जो स्लिप रिसिप्ट से उनकी वो उनसे व्हाट्सएप मंगा है। यहाँ तक हमें अभी तक जो मालूमात हैं अभी तक, अभी ये इंक्वायरी का क्या होना है वो आगे चल रहा है। अच्छा जनाब ये बताइए कि अमाउंट की बात ज़रा बताइए कि कितने पैसों में शुरू में बताया गया था और क्या फ्री में ऐलान हुआ था? आप इस बात की तस्दीक करते हैं? जी, इनिशियल हमें सुनी सुनाई बातें थी, कोई कंफर्मेशन नहीं थी। अच्छा। तो लेकिन क्योंकि इसमें ऐसा था कि प्रीवियस जो भी साइट एरिया की जो भी हुई है उसमें लैंड माफिया इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस साइट एरिया में इन्होंने कुछ ऐसी कंडीशन डाली है और कि भाई जो जेन्युइन इंडस्ट्रियलिस्ट है तो ये उनको अप्रिशिएट किया जाता है कि इनको, क्योंकि मुख्तलिफ साइट एरिया में अटानी के साथ वो काम होता रहता है, वो इसमें बाइंडिंग किया अटानी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने 10 साल तक ट्रांसफरेबल नहीं है। तो ये इस तरह से इन्होंने इसको किया। चले, तो ये तो अच्छी बात है और इसको तो आप भी खुशाइंदी कह रहे हैं। लेकिन ये जो ये बताइए कि जो प्रीमियम की बात थी, जो पहले 70 लाख की बात थी और फिर 10 लाख की हुई और फिर 1,02,000 रुपए की हुई, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? 1 लाख तो जो है वो एक अमाउंट है अपना, ऐसे तो 10% प्रीमियम का एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना है पे ऑर्डर की सूरत में। अच्छा। तो 10 लाख इन्होंने इसलिए किया कि वैसे भी ये पसमानदा इलाके लारकाना के इंडस्ट्री कोई है ही नहीं। तो इन्होंने सपोर्ट करने के लिए फ्री 10 लाख का इन्होंने प्रीमियम रखा है। इन्होंने ये हमने रिक्वेस्ट की थी बिलावल साहब को भी कि ये आपने जो 70 लाख की जो बातें चली थी उसकी ऑथेंटिकेशन कोई नहीं थी। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने कहा कि हम आपको इंशाल्लाह ताला बेफिक्र हैं और मैं साथ हूँ आपके। बड़ी इनकरेज किया था उन्होंने हमें। जी जी सही। और ये बताइए कि जो नंबर का डिफरेंस आया, इतना बड़ा नंबर का डिफरेंस है, ये आपके ख्याल में, जो हमारे पास इतलात हैं, हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि साइट लिमिटेड के अंदर जो एक ग्रुप हर ऐसे प्रोजेक्ट में एक्टिव हो जाता है और उसमें करप्शन की कोशिश करता है, तो मुबैना तौर पर ये भी उसी की एक कोशिश लगती है कि इसमें जो अमला कुछ इन्वॉल्व है और वो इसमें भी करप्शन करना चाहता है? इसलिए कि हम उस चीज को नहीं जानते कि साइट लिमिटेड में ऑफिस में क्या सिस्टम है, क्योंकि हम ना कभी इंडस्ट्री का यहाँ ऐसा रिजीम रहा नहीं है। तो वहाँ जो पुराने लोग हैं वो भी बेहतर बता सकते हैं कि जो इनसे साइट एरिया लिमिटेड से जो लिंकेड होंगे। हमें इसका भी इंटरनल का आइडिया नहीं है तो हम किसी के लिए हम कह सके, प्रॉपर हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। अच्छा बशीर साहब, आपको बता दूं और नाजरीन को भी बता दूं कि हमने इस मौजू पर बात करने के लिए और उनका मौक़िफ़ जानने के लिए साइट लिमिटेड के एमडी जनाब मुनव्वर अली महिसर साहब को भी कांटेक्ट किया था और मैंने खुद उनसे रब्ता किया था। उन्होंने रजामंदी जाहिर की थी और उन्होंने कहा था कि वो हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन पे, लेकिन अब वो हमें अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। अगर बीच में वो हमारा रब्ता हो गया उनसे, उन्होंने कॉल अटेंड कर ली, तो हम उन्हें ज़रूर शामिल कर लेंगे प्रोग्राम में, उनका भी मौक़िफ़ जान लेंगे। बशीर साहब ये बताइए कि आप किस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं? आपकी इंडस्ट्री किस चीज़ की है? बेसिकली यहाँ जो लोकल हमारे यहाँ राइस इंडस्ट्री है। अच्छा। और यहाँ और कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो अभी ये लोगों में एक शऊर आ गया है कि डिफरेंट इंडस्ट्री को लगाने के लिए, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनकी अभी जो सेकंड थर्ड जनरेशन आ गई है तो वो इंटरेस्टेड है कि हम डिफरेंट इंडस्ट्री लगाएं और उनको यहाँ इस्टेब्लिश करें। क्योंकि अभी एक जो ट्रेडिशनल जो अपना ये अपना इंडस्ट्री राइस की है, हमारे यहाँ लारकाना रीजन में 86 यहाँ ज्यादा होता है। अच्छा। उसकी इंडस्ट्री है, उसकी इतनी फ्लैक्चुएशन अप डाउन इतनी होती है कि लोगों को अनसर्टनिटी फील होती है।
अब लोग इसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि हम डिफरेंट इंडस्ट्री में आए, और इसलिए ये अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया था कि यह इंडस्ट्रियल जोन। और दूसरी इसमें गुजारिश में करूं जी जी कि हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ टैक्स फ्री जोन के हवाले से इसको अवार्ड दिया जाए, कि क्योंकि दूसरे भी खैरपुर या दूसरी जगहों जहां भी इंडस्ट्री डेवलप हुई है तो उनको टैक्स हॉलीडे की फैसिलिटीज दी गई है। ये भी हमने रिक्वेस्ट की थी मिनिस्टर साहब को, लेकिन अभी तक उसकी कोई हमें अपडेट नहीं मिली है कि उसका क्या स्टेटस है करंट इसका। बशीर साहब, आपके ख्याल में ये इंडस्ट्रियल जोन जो अब बनने जा रहा है, इसमें इसको कैसे मजीद कारआमद बनाया जा सकता है, और आपने इसका प्लान देखा है? आपके ख्याल में जो चीज़ें गवर्नमेंट करने जा रही है ये फैसिलिटेशन के लिए काफ़ी हैं या इसमें और भी कोई चीज़ें ऐड होनी चाहिए? अभी देखिए इसमें इलेक्ट्रिक का जो है सप्लाई वो आ गई है, लेकिन अभी बीच में उन्होंने एक लेटर लिखा था सीओ सेप्को को कि हमें एक स्पेशल इंडस्ट्रियल फीडर दिया जाए वापडा के हवाले से, तो उसको भी हमने आगे उसको फॉरवर्ड किया है। और दूसरी इसमें गैस जो है उसका भी एक से अभी पेंडिंग है, बता रहे हैं कि हमने पेमेंट कर दी है इसकी साउदर्न को, अभी तक क्योंकि वो थोड़े 10-15 किलोमीटर से वो पाइपलाइन आनी है, तो उसका भी अभी पेंडिंग है, क्योंकि उसके बगैर तो फिर इंडस्ट्री आगे चल के नहीं चल पाएगी अगर यूटिलिटीज हमें प्रॉपर नहीं मिलेंगी। सही। और आपके ख्याल में आप कितना पुरुमीद हैं कि इस पर जो है फौरी तौर पर काम शुरू हो जाएगा और खासतौर पर जो बैलेटिंग वाला एक अहम और मुश्किल मरहला है वो मुकम्मल हो पाएगा? अभी उनकी इंक्वायरी कंडक्ट की है, अब उसकी अपडेट क्या है, कहाँ तक है, मिनिस्टर साहब का या एमडी साहब का स्टांस है बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने बड़ी हमें होप दिलाई है कि हम आपके साथ हैं और इससे आप लोगों को इंडस्ट्री आप लोगों के लिए आप ही इसको आगे चलाना है, तो उन्होंने हमें बड़ा इनकरेज किया है। अभी आगे इसकी क्योंकि 500 एकड़ का तो है, अभी ये फेज 1 है जी, अभी जो रिमेनिंग जो रेस्ट लैंड है उसकी अभी इन्होंने उसकी प्रॉपर उसकी डिमार्केशन नहीं की है, उसका कुछ एक्सेस का या उनका अप्रोच का कुछ प्रॉब्लम है। इन मिनिस्टर साहब बड़ा इसमें वो इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसमें हमारे चेयरमैन बिलाल साहब उनका ही लारकाना के हमारे एमएनए भी हैं और चेयरमैन भी है, उनका बड़ा इंटरेस्ट है कि यहाँ इंडस्ट्री जो है उनका इनिशिएट हो जाए प्रॉपर तरीके से। राइट। और बशीर साहब ये बताइए कि इसका जो लिंकेज है, जो इंडस्ट्रियल जोन का जो लिंकेज होना ज़रूरी होता है कि ज़ाहिर माल कैसे आएगा, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, तो उस हवाले से भी कुछ काम हुआ है और आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? हमारा रोड इंडस्ट्रियल से डबल रोड बन गया, क्योंकि ये मोहनजोदड़ो रोड पे ये साइट एरिया ये हुई अनाउंस है उसी एरिया में, क्योंकि जो हमारे यहाँ अभी चक्कर खैरपुर जो ब्रिज है खैरपुर उधर ही हमें एक्सेस है हमें, लेकिन अभी भी इसमें अभी रोड के हवाले से इसमें बहुत कुछ काम करने की है। M6 जो आ रहा है वो भी खैरपुर और उसके अपना रोड लारकाना पे उसी पे एक इंटरचेंज आ रहा है, तो उससे हमें और होप है कि एक्सेस हमें अच्छा एक्सेस हो जाएगा हमारा। सही। बशीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। बशीर अहमद परेल साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं और हमने मिनिस्टर साहब से भी रब्ता किया था, जनाब इकरामुल्लाह धारेजो साहब से भी, लेकिन उनसे हमारा रब्ता नहीं हो पाया और वो अवेलेबल नहीं हो पाए, वरना हमारी कोशिश थी कि मिनिस्टर साहब का भी जो इनपुट है वो भी इसमें शामिल हो पाए। और MD साइट मुनव्वर अली महिसर साहब जो हैं वो एंड शो के टाइम पर अवेलेबल नहीं हुए हैं और वो फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो ज्वाइन करेंगे और अपना मौक़िफ़ भी बताएंगे हमारे नाज़रीन के सामने भी और हमें भी आगाही करेंगे। ताहम वो हमें अवेलेबल नहीं हुआ। बहरहाल अगर वो चाहें MD साइट साहब तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, तो हम आने वाले शोज़ में उनका भी मौक़िफ़ आपके सबके सामने पेश कर सकते हैं। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम बात करेंगे कोरोना के ख़िलाफ़ जंग लड़ने वाले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की, जिन्होंने अपनी जानें दांव पर लगाकर लोगों की खिदमत की, मरीज़ों की देखभाल की और एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को सेहतियाब करके घरों को भेजा। उसके बाद फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोविड की वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हुआ, डोर टू डोर वैक्सीनेशन का सिलसिला जो जारी है अब तक। उसमें जिन लोगों ने काम किया उनमें हेल्थ केयर वर्कर्स, वैक्सीनेटर्स, मेडिकल ऑफिसर्स और उनके साथ उनकी टीम के जो दीगर लोग शामिल थे। डोर टू डोर उन्होंने कैंपेन्स की, लेकिन अब उनका शिकवा ये है कि उन्हें उन कैंपेन्स के पैसे नहीं दिए गए, उन्हें उसका मुआवजा नहीं मिला। और इसी बात से खफा वैक्सीनेटर्स और दीगर अमले ने गुज़श्ता रोज़
ईपीआई का जो हेड ऑफिस है कराची में आई डिपो में वाक़ है, वहाँ पर उन्होंने एहतजाज किया। काफ़ी तादाद में लोग थे, जिसकी वजह से आई डिपो के गेट जो हैं, मेन गेट, वो बंद करने पड़ गए और इंतज़ामिया ने उनको समझाने की कोशिश की। ताहम एहतजाज काफ़ी देर तक जारी रहा, उसके बाद वो एहतजाज ख़त्म हुआ। तो असल मामला क्या है और ऐसा क्यों हुआ, उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है जनाब खुदा बख्श कुरैशी साहब ने, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं वैक्सीनेशन वेलफेयर एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम खुदा बख्श साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। खुदा बख्श साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने महीने के पैसे हैं जो नहीं मिले, और कोरोना की डोर टू डोर कैंपेन के ही खाली पैसे हैं जो नहीं मिले, या इसके अलावा भी कुछ वाजबात का मसला है? सर मैं आपको बताऊं, हमारे जो 2 राउंड हुए हैं कोरोना के, उसमें हमारी पेमेंट थी 1200 रुपया फी मेंबर के, हमारे वैक्सीनेटरों के, जो हमारे को अभी तक नहीं मिली है। उसके बाद जो है एमआर एक कैंपेन चली थी 2 महीने में, फरवरी और मार्च की पेमेंट रहती है, वो पीडीईपीआई की तरफ है सारे पैसे। और पीडीईपीआई के पास एक मुहिम चली थी आज से 4-5 महीने पहले, एमआर कैंपेन। एमआर कैंपेन जो मीजल्स, जिसको खसरा कहते हैं हम उर्दू में, तो उसके बचाव की मुहिम चली थी, नेशनल काज था पूरे पाकिस्तान में। उसके भी हमारे को अभी तक उसकी बजट कहाँ गई, कैसे हुआ, हमारे पीडी ऑफिस में जो है बड़ी गर्मा गर्मी हो रही है, करप्शन हो रही है, फुल करप्शन है। पीडीईपीआई हमारे जो हकूक खा के बैठे हुए हैं, और फिर भी 19 ग्रेड में फिर भी वो बैठे हुए हैं, पता नहीं किसकी इनको सपोर्ट है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रही है। हम गरीबों का हक खा रहे हैं, जो मासूम बच्चों को हम वैक्सीन करते हैं, टीके लगाते हैं, उनका हक खाने का इनको अल्लाह ताला। और ये बहुत नहीं, खुदा भाई साहब ये बताइए कि आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे करप्शन हो रही है? क्या करप्शन हो रही है, कोई तफसील बताएं। सर एमआर कैंपेन थी वो, जो हम वैक्सीनेटरों से कराई नहीं गई, अनटेक्निकल बंदों से कराई गई, जो बच्चों को अभी जो खतरा बच्चों को हो रहा है। अब देखो, कई अंदरूनी सिंध में कई इलाकों में जो है खतरा चल रहा है, जो इन्होंने नॉन टेक्निकल बंदों से वैक्सीन करा के एमआर की, और हमने बड़ी कोशिश की तो हम एमआर हम करें, हम वैक्सीनेटर। ये जो बात आप कह रहे हैं, ये बात कंफर्म बात है? आप इस बात को साबित कर सकते हैं? जो कि देखिए, लोग सुन रहे हैं इस बात को, और अगर आप ये बात कहेंगे कि भाई नॉन टेक्निकल लोगों ने बच्चों की वैक्सीनेशन की है, तो लोग फिर वैक्सीन कैसे करवाएंगे? लोग तो वैक्सीन नहीं करवाएंगे। वैक्सीन वो फेल हो गया था प्रोग्राम, अरबों रुपयों की उनमें उसकी बजट थी, जो पीडीईपीआई खा गया है सारा। अच्छा जी सर, वो पूरे दुनिया 1 महीना पूरा एहतजाज पे बैठे थे कराची प्रेस क्लब के ऊपर, तो हमारे हकूक तो नहीं दिए, मगर हमारी जो मजदूरी थी वो भी खा गए ये लोग। जी सर। अच्छा, तो पैसे अब जो है वो डायरेक्ट वैक्सीनेटर के अकाउंट में नहीं आते हैं क्या? पैसे पीडी के पास आते हैं? पीडी के पास आते हैं, पीडी के थ्रू हमारे पास है, डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, डीओचओ साहबान के पास, वो हमारे को देते हैं। जी। तो वो कैसे आते हैं? कैश में आते हैं या बैंक अकाउंट के जरिए? कार्ड भी होता है, और उसके बाद बजट होता है जो टीएडीए के हवाले से होता है, जो पर डीएम होता है, डेली वेजेस पे। हमारे को दूर दूर इलाकों में ये जान जाते हैं, हम गाड़ी करा के देते हैं, हमारे डीएचओ साहबान, जैसे हम बच्चों के पास पहुंच सके। वो सहूलत की वजह से हमारे को ये पैसे नहीं दे रहे हैं, जो हम बच्चों के पास पहुंच जाते हैं। हम कोशिश करते हैं, हमारा हक है, ये बच्चों का हक है वैक्सीन करना। वैक्सीन जो है हसास इदारा है, ऐसे लोगों के हाथ में आ गया है जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है, और नॉन टेक्निकल बंदे हैं। 19 ग्रेड का ऑफिसर 20 ग्रेड की पोस्ट पे बैठा हुआ है, वो जैसे कह रहा है कर रहा है, उसकी मनमानी है, पता नहीं किसकी इसको सपोर्ट है। अरबों रुपए की बजट थी एमआर की, वो गई कहाँ? किसको 1 रुपया नहीं मिला है इस टाइम तक वैक्सीनेटर को। अच्छा, किसी को नहीं मिला पूरे सिंध में? आपकी मीडिया के सामने हमने एहतजाज किया था, प्रेस क्लब के आगे, हमारे हकूक सारे हड़प हो गए, और पीडीईपीआई ने किए सब कुछ, जो कुछ किया है पीडीईपीआई ने किया है। इसको पता नहीं किसका हाथ है, क्या चीज है, ये पता कुछ नहीं पड़ रहा है। ये हमारे साथ जुल्म कर रहा है वैक्सीनेटरों के साथ। आप मीडिया के तसल्सल से, मैं जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से पूरे सिंध के वैक्सीनेटरों की अपील रखता हूँ आपके आगे, वजीर आला के आगे, मिनिस्टर हेल्थ के आगे, चीफ सेक्रेटरी के पास, तो हमारा हक किया जाए, हमारे हकूक दिए जाए, वरना हम पूरी सिंध में बंद करके सेंटर एपीआई हम कराची पहुंचेंगे। जी भाई। अच्छा, ये बताएं कि कितने ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेटर्स हैं और जो हमारे 5000 बंदे हैं, 5000 को 1 रुपया नहीं मिला है, नहीं एमआर का, नहीं कोरोना का पैसे, कुछ भी। तो इस हवाले से आपने हेल्थ सेक्रेटरी से या मिनिस्टर हेल्थ से रब्ता करने की कोशिश की, उन्हें बताया? साईं बिल्कुल रब्ता किया है, बोला है आपको मिल जाएगा, और उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ ने, मिनिस्टर हेल्थ साहबा ने एक हमारे को पैगाम दिया, आप जाके एमआर करो,
हमने स्टाम्प किया PDEPI ने हमारे तंजीम के ओहदेदारों के साथ। PDEPI इरशाद मेमन साहब जो है उन्होंने एक पैक्ट किया जो हम आपको पेपर दे सकते हैं, वो जो है हम आपको पेपर दे सकते हैं। आपके साथ मुआहिदा किया उन्होंने, तहरीरी मुआहिदा किया, आपको यकीनदहानी करवाई? जी सही, यकीन दिलाई कराई, लिखत में दिया हमें, आप MR करो आपको हर चीज मिलेगी, हम आपके साथ हैं। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है सिंध के अंदर ये पता नहीं क्यों हो रहा है, यही कहीं भी जो बच्चा पैदा होता है जहाँ फोर्स नहीं पहुंची है वहाँ वैक्सीनेटर पहुंचता है। जी सर। तो ये बताएं कि आप इतना बड़ा आपने एक इल्ज़ाम लगाया है, तो हो सकता है पैसे यहाँ आए ना हो, BD के पास पैसे पहुंचे ना हो, आपको पता है कि उनके पास पैसे आए और फिर आगे नहीं? बिल्कुल, आप उससे बजट की कॉपी ले, पता पड़ जाएगा आपको कैसे बिल है या नहीं है। अब बजट की कॉपी है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, फ्यूल है, गाड़ियां हैं, पेट्रोल है, हर कोई बहुत चीजें हैं। आप उससे बजट की कॉपी तो ले नहीं, पूरे सेंट की पता पड़ जाएगा आपको कितने अरब के करप्शन हुई है, या DHO किसी से भी पूछ लो कितने पैसे मिले आपको। और हायर तो हमारे DHO साहब आने नहीं, उनको मिलते हैं PD के थ्रू मिलते हैं। जी सर। अच्छा ये बताएं कि अभी जो कल एहतजाज हुआ, तो कल तो एहतजाज फिलहाल खत्म हो गया, तो अब आगे का क्या प्लान होगा आप लोगों का, क्या हिकमत अमली? आगे का सही, अगर हम रमजानों की वजह से और हमारे जो बच्चों की वैक्सीन का जो है ना सिलसिला जारी है, हम बच्चों को वैक्सीन कंप्लीट करके, वरना अगर हम ये एक हफ्ता लिया है हमारे से, एक हफ्ते में हमारे को सारे पेमेंट करेंगे और हमारे मसाइल हल करेंगे, जो जितने हमारे अपग्रेडेशन के टाइम स्केल के हैं। पूरे पाकिस्तान में अलग कानून है, सिंध के अलग अलग कानून है। हमें तो बड़ी परेशानी है वैक्सीनरों को, जो हम बच्चा माँ के पेट में होता है हम वैक्सीन करते हैं उसको, उसकी मदर को वैक्सीन करते हैं। हमारे साथ इतना जुल्म है, बच्चा पैदा होता है गाँव गोटों में, पहाड़ों में, जंगलों में, बरसातों में, सर्दी में, गर्मी में वैक्सीनेटर आउटरीच करता है और बच्चों के पास पहुंचता है। ये लोग एयर कंडीशन गाड़ियों में, 4x4 गाड़ियों में, हमें 1 रुपया भी नहीं मिलता है हमारे को। हम इनको कहते हैं हमारे को बच्चों तक पहुंचाओ भाई, खुदा के वास्ते बच्चों तक पहुंचाओ, मगर ये ब्यूरोक्रेट अल्लाह उनको समझ दे। और आप इससे मेहरबानी करके बजट लें और हम आपको लिखत देंगे PDEPI की, जो हमारे साथ वादे किए गए। आप एहतजाज खत्म करो, कराची प्रेस क्लब से उठाया है, एक्स्ट्राम कराया है, तो हम सारे मसले आपके हल कर रहे हैं, आप काम करो। मगर अब 4 महीने 5 महीने हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा है। उन वादों में से किसी पे कोई अमल नहीं हुआ? कुछ अमल नहीं हुआ है। 4 महीने से हमने एहतजाज किया था, पूरा महीना पूरे प्रेस क्लब पे बैठे थे। तो इसने लिखत की हमारे साथ, मिनिस्टर हेल्थ ने, हमारी बहुत अच्छी मैडम है, उसने इसको दब लगाई, उसने लिखत की हमारे साथ, तो भाई हम आपके मसले हल कर रहे हैं, आप एहतजाज खत्म करो, अपने अपने घर जाओ। पूरे 29 डिस्ट्रिक्ट हम बैठे हुए थे कराची में, 1 महीना पूरा। तो आपने फिर दोबारा नहीं रब्ता किया मिनिस्टर साहिबा से? मिनिस्टर साहब दोबारा इसने कहा ये नहीं करें, वो नहीं करें, ये मेरी बात नहीं मानते, मगर वो अपनी बात से मुकर गया है, अपने वादे से मुकर गया है। हम आपके तसलसल से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप पे, आप इसको पूछो, आप इससे, हम तो वजीर आला को, वजीर आजम को कहेंगे, तो इससे पूछ होनी चाहिए। ये पूरी सिंध का ऑफिसर कैसे बैठा हुआ है, 19 ग्रेड में, 20 ग्रेड में भी नहीं है, करोड़ों रुपए की करप्शन कैसे हो रही है EPI में। जी भाई, तो आपके ख्याल में आपको सिर्फ इसी एक अफसर से मसला है, या EPI के और भी जो अफसरान हैं, बाकी डिप्टीज और बाकी जो लोग बैठे हैं, उनसे भी मसला है? तो EPI का वही है नहीं हमारा, इरशाद मेमन साहब, वही हमारे मसले हल करेगा। उनकी सहन होती है नहीं, बजट पे भी उनकी सहन होती है, हर लेटर पे भी उनकी सहन होती है। मेहरबानी करके आप इससे इंटरव्यू कराएं, मेरे साथ बिठाएं, मैं इसको आपके सामने नहीं। इस दौरान भी हमने वैसे उनसे राब्ता किया था, नाज़रीन को ये बात बता दूं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने मैसेज भी छोड़े, व्हाट्सएप भी किया, उनका कोई जवाब नहीं आया, वरना हम उनसे ये बातें ज़रूर पूछते। तो आप ये बताइए कि खुदावत साहब और क्या मसाइल हैं आपके? आप बता रहे थे कोई प्रमोशन के भी मसले हैं आपके? सर हमारे जो है अपग्रेडेशन टाइम स्केल है पूरे पाकिस्तान में। अभी मैं आपको अर्ज करता चलूं कि हमारी सिंध में जुल्म क्यों है। पंजाब में हमारा बुनियादी स्केल वैक्सीनेटर का 9वां है और वो 16 तक जा रहे हैं 25 साल के अंदर सर्विस सेक्टर के हवाले से। हमारे पास है 6ठा स्केल और 5वां, आखिरी रिटायर हम 5वें में, 6ठे में। काम वही है, वो भी 11 बीमारी से बचाव के टीके लगा रहे हैं, हम भी 11 बीमारी से बचाव के टीके लगा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके चैनल के तसल्सल से हाथ जोड़ के, आप मीडिया वाले और दोस्तों हमारी मदद करो। हम बच्चों की खिदमत करते हैं, आपके बच्चों की खिदमत करते हैं। इस जालिम गरीबे को फौरी तौर पे गिरफ्तार कराओ, इसके हक के हिसाब लो इससे, तो इसको पता पड़े कि मजलूम आवाम से कैसे ऐसे नाजायजी की जाती है। जी जाए।
खुदा वैसे भी ये बताएं कि वैक्सीनेटर अब किस ग्रेड में अपॉइंट हो रहा है और कितने ग्रेड और तरक्की हो सकती है? वैक्सीनेटर सिंध के अंदर दुख से कहना पड़ रहा है, हम पाकिस्तान का हिस्से हैं, हम पाकिस्तानी हैं। सिंध के अंदर अफसोस से कहना पड़ रहा है, तो 6ठे ग्रेड में अपॉइंटमेंट होता है, 6ठे में ही रिटायर हो जाता है। और पंजाब में 9वें ग्रेड में अपॉइंटमेंट होता है और 16 में रिटायर होता है। अफसोस से कहना पड़ा है ये चीज। तो वैक्सीनेटर्स की तादाद के हवाले से भी कुछ बता दें कि जितनी तादाद की जरूरत है उतने वैक्सीनेटर्स हैं या कम है? सर हमारे को वैक्सीनेटरों की जितने हमारे अभी वैक्सीनेटर है नहीं सर, हमारे को इतने ही वैक्सीनेटरों की जरूरत है। अब एक देखो, हमारे 5000 वैक्सीनेटर हैं टोटल, उसमें सुपरवाइजर भी हैं, वैक्सीनेटर भी हैं। तो 5000 से कम हमारे को 5000 और चाहिए, जो पूरे सिंध में 1100 यूसी और 22 हैं, 1122 यूसियां हैं, जिसमें हमारे को 3-3 बंदे रखने हैं एक यूसी में, जब जाके कवर होएगा। अगर हमारा अभी जो हम 5000 है नहीं, हम 2-2 बंदे नहीं है हम यूसी में। एक बंदा हमारे फील्ड में जाता है आउटरीच में, एक फिक्स पे बैठता है, तो उसका जो फिक्स पे नहीं बैठता है आउटरीच में भेज देते हैं। फिर बच्चे वापस आ जाते हैं सेंटरों से, ईपीआई हॉस्पिटलों से बच्चे वापस जाते हैं। इनकी पॉलिसी का कोई पता नहीं है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वजीर आला को, आपके चैनल के तसलसल से ये मैं बात करना चाह रहा हूँ, सिंध के बच्चे बचाओ और पीडीईपीआई की पॉलिसी और पीडीईपीआई को हटाओ। जी भाई। और ये बताइए कि वैक्सीनेटर्स अभी जितने हैं आप लोग सब परमानेंट हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल भी लोग काम कर रहे हैं अभी भी? हाँ, हमारे वैक्सीनेटर टोटली हम परमानेंट हैं। कुछ दोस्त हैं हमारे टीएसवी डीएसवी हैं PC1 के, वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उनकी कोई फिक्स तनख्वाह है, वो तनख्वाह पे हैं, सिर्फ वो फिक्स है उनकी तनख्वाह। मगर हम वैक्सीनेटर 5000 जो हैं, हम टोटल हम रेगुलर हैं, गवर्नमेंट के हैं। जी अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया आपका खुदाबख्श कुरैशी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और अपने मसाइल बताए उन्होंने। वैक्सीनेटर्स का भी एक इंतहाई अहम किरदार है दायरे बच्चों की वैक्सीनेशन में, और जो हमारी न्यू जनरेशन है उनकी वैक्सीनेशन मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए नहीं होगी तो ज़ाहिर है वो फिर सेहतमंद कैसे रह सकेंगे। तो उसमें वैक्सीनेटर्स का जो किरदार है और इनके जो वाजबात का मसला है, इसमें गवर्नमेंट के लोगों तक भी इन्होंने अपनी अपील पहुंचाई है। और नाज़रीन आप भी इस बात को देख रहे हैं, तमाम हुकूमती लेवल पे किसी ने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो हम वरना उनसे उनका मौक़िफ़ जान सकते। ये आप तक की अपडेट थी जो हमने आपको बताई है। और अगर आप भी किसी इशू की तरफ निशानदेही करना चाहते हैं तो आप हमें सिर्फ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, मैं आपको बता भी देता हूँ। हमारा नंबर है 03155 441165। इस नंबर पे सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेजेस भेजें या अगर कोई इशू हाईलाइट करना है तो उसका एविडेंस भेजें। अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।